एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, कुलगुरु प्रोफेसर राजेंद्र बाबू दुबे जी, अध्यक्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हनुमान सिंह जी राठौड़, विधायक जेठानंद जी व्यास, यहाँ उपस्थित है कुलगुरु डॉक्टर सुमन जी व्यास, कुलगुरु अखिल रंजन गर्ग, संभागीय आयुक्त श्री मीना जी, आचार्य प्राचार्य विशेष विदेशक अधिकारीगण, छात्र छात्राएं, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, अभी मेघवाल जी को यहाँ एक उपाधि दी गई है। मैंने स्वीकारी भी है, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा भी देता हूँ। और इसके कारण वो अधिक से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र में काम करे ऐसी अपेक्षा भी करता हूँ। पहले तो करते ही है, घर का तो उपाधि मिली, काम नहीं करते होते तो कौन देता तो उपाधि दी थी। तो ऐसे बहुत काम करने वाले हमारे मेघवाल जी। यहाँ मैं आ रहा था कि मुझे बताया कि यहाँ अभी 39 साल पूरे हो गए और अभी यहाँ इतने सालों में 28,000 से कुछ ऊपर है, इतने बच्चों ने यहाँ डिग्री लेकर यहाँ से गए। तो मैं दुबे जी और उस विभाग के जो प्रोफेसर है उनसे एक ही रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आप इनमें से जो अच्छे सर्विस में गए, व्यवसाय में गए, कारखानदारी में गए, मिलिट्री में गए और वो यहाँ पढ़े, यहाँ की डिग्री उनके पास है, ऐसे कुछ नाम हो तब उन्हीं का भी एक इतिहास रखना है। इसीलिए रखना है कि आगे के बच्चों को उसकी प्रेरणा मिलेगी और लगेगा अरे यही विश्वविद्यालय में पढ़ा, इतना बड़ा ऑफिसर हो गया, इतना बड़ा उद्योगपति बना। तो जब तक कोई आदर्श सामने नहीं होता तब बच्चों की चाल बढ़ती नहीं हो। तो चाल बढ़ाना है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना है, तो उन्हीं के सामने कुछ ऐसे आदर्श भी हो जाए। तो ये भी किया तो मुझे लगता है कि उसका निश्चित स्वरूप से लाभ होगा। भाई और ये भी अब यहाँ हमारे हनुमान जी सिंह बैठे, वो तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है। इसका मतलब है कि जो राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो शायद 8वीं से 12वीं तक है, बराबर है, 9 से 12वीं तक, ठीक है, 1 साल कम करो, आगे आगे हो गया वो, तो 12वीं तक है। अभी मैं राजस्थान के 12वीं पास होने के बाद कितने लड़के लड़की नीट की परीक्षा दी और वो संख्या बहुत
काफी अच्छी है, वैसा नहीं। और इससे वो जो नीट की परीक्षा दी, कितने लोगों ने दी और कितने वहाँ पास हो गए, इसका भी आंकड़ा अपने पास है। लेकिन कौन से जूनियर कॉलेज के कितने बच्चे बैठे और कितने पास हुए, ये आंकड़ा कुछ मिल रहा नहीं। मुझे वो चाहिए, मुझे वो इसीलिए चाहिए कि ये साल का ध्यान में रखकर अगले साल में क्या प्रगति हुई वो हमें देखना है। और अभी से उसके पीछे पड़े तो निश्चित स्वरूप से प्रगति दिख जाएगी और वो बच्चों का कल्याण भी होगा। तो ऐसे भी कुछ, और मैं ये भी बोला है अधिकारी को, प्राइवेट जूनियर कॉलेज, सरकारी जूनियर कॉलेज, राष्ट्रीय, उसमें से अलग अलग करो, बाइफरकेशन करो, ताकि समझ में आएगा जो सरकारी है उसमें कितना परसेंटेज पास होने का है और जो प्राइवेट है उसका उसमें कितना परसेंट पास होने का है। अभी संख्या के दृष्टि से राजस्थान पास होने वाली संख्या में दूसरा नंबर है, दूसरा नीट में, क्योंकि इनको कुछ लेना देना नहीं, ये नीट में बैठे रहते तो तालियां देने बचा। तो और उत्तर प्रदेश का पहला, लेकिन उत्तर प्रदेश के ज्यादा लोग थे संख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और हमारा परसेंट के दृष्टि से इस साल राजस्थान अपने भारत में सबसे ज्यादा बच्चे पास होने वाला राज्य है। मुझे इस चीज से कुछ खुशी नहीं है कि और भी होना चाहिए, ये और भी बढ़ना चाहिए। और उसमें भी हमारे एससी के कितने हैं, जनजाति वाले कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हम तो बहुत सालों से हमारी लोगों में समानता आना चाहिए, सबका आर्थिक व्यवहार बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता रहे, कैसे बढ़ेगा? जो जनजाति वाले हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, घुमंतु है, उनका जो शिक्षण है वो जिला परिषद के स्कूल में होता, सरकारी स्कूल में होता, क्योंकि फीस पड़ती नहीं करके, गरीब लोग हैं। और वही का रिजल्ट कम है, वही का रिजल्ट कम है। तो मुझे आपसे याद करना है कि अभी से सारे इनको सतर्क करो। अपने 2020 की जो शिक्षा नीति अपनाई, वो शिक्षा नीति में ये सब है, क्या करना है। और अपने राजस्थान के बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ना चाहिए, और जिसके बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी वही आगे जा सकता है, अन्यथा नहीं। मैं अभी भी यहाँ कुछ डिग्री होल्डर बैठे, अभी इस पे अभी ये साल में नहीं होगी, गए साल में नहीं होगी, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने यहां तो डिग्री हासिल की कृषि विश्वविद्यालय की, आप बीएससी आगरे हो गए, एमएससी आगरे हो गए, लेकिन आप आगे क्या करोगे? आगे आपने क्या सोचा है? आपने कभी तो ये सोचा क्या
मैं आरपीएससी की परीक्षा दूंगा, मैं यूपीएससी की परीक्षा दूंगा, वहां पास होगा और मैं उच्च स्तर के नौकरी पे भी जाऊंगा, ये कभी आपने सोचा है क्या? और जाने वाले हो तो मुझे बताइए हाथ ऊपर करके, हाँ हम जाने वाले हैं। क्यों क्यों डर लगता वो परीक्षा पास होने का? और एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, तीन बार जाएगा, करो ना। अभी आपसे उम्र तो हुई है, कोशिश तो करो, प्रयत्न तो करो। एक आधा साल जाए तो जाएगा, लेकिन आपकी उससे रुचि बढ़ी, आपको मार्गदर्शन मिला, आपको किताबें मिली, तो आप भी पास हो सकते हैं। और यही तुम्हारी उम्र है अभी वहाँ पास करने की। तो दुबे जी इस पर भी ध्यान रखो। हमारे यहाँ के डिग्री होल्डर निश्चित रूप से एपीएससी और आरपीएससी की परीक्षा देना, और वो जब प्रथम वर्ग को आएंगे, जब से उसके दिमाग में डालना, उसके दिमाग में डालना। और आपने को पता होता है कौन कौन अच्छे लोग हैं, कौन कौन अच्छे लोग हैं आपने मालूम है? अरे कितने कितने देखो, अभी सभी इसमें महिला कितनी लड़कियां कितनी अच्छी काम करें। मैं दो लड़कियों का उदाहरण दे रहा हूं आपको। वो एक प्रकार का आह्वान है। एक है हमारे सुधा मूर्ति जी, सुधा मूर्ति जी, इनके साथ राज्यसभा में राष्ट्रपति के कोटे से वो एमपी बनी और उन्होंने भाषण किया राज्यसभा में कि बच्चों की गुणवत्ता सुधारना है शुरू से। तो वो सभी शिक्षकों की 5 साल के बाद उसको एक ट्रेनिंग दिया जाए। ट्रेनिंग की मांग उन्होंने की, शिक्षकों को, प्राध्यापकों को। प्राध्यापक सोचते होंगे कि हमको क्या गरज है, हम तो बहुत बहुत किताबें पढ़े, बहुत बहुत किताबें पढ़े। लेकिन मुझे याद है, मैं पूछा, एक प्राध्यापक है 12-13 साल का, वनस्पति शास्त्र का था, मेरे पास आया तो मैं पूछा कि भाई तुम कौन सा वर्गों को पढ़ाते, कौन सा विषय पढ़ाते? उन्होंने बोला भाई वनस्पति शास्त्र पढ़ाता हूँ। मैंने पूछा वनस्पति के कितने प्रकार हैं? उन्होंने बोला 3 प्रकार। सही है? आपको मालूम होगी, सही है? 3 प्रकार सही है क्या? 4 भी नहीं, 5 है। एक है जो पानी में तरंगता, शेवाल बोलते हैं हमारे उधर, पानी में, घर के हौद में भी होता है वो। हाँ, वो शेवाल, अभी वो शेवाल है ना, वो शेवाल को बंगलोर में बहुत बड़ा संशोधन चालू है, बहुत बड़ा संशोधन। कई दिनों से ऐसा लगे कि ये शेवाल भी बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। तो वो एक प्रकार है जो जमीन में पसरते, वो एक प्रकार है। और जिसको केवल फूल आता है, फल नहीं आता, वो एक प्रकार है। और जिसको फूल भी आता और फल भी आता, वो एक प्रकार है। और जो लंबे लंबे बढ़ते, वो एक प्रकार है, वो एक प्रकार है। तो ये पढ़ने से ध्यान में नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो सुधा मूर्ति जी ने कहा कि इनकी 5 साल के बाद भी परीक्षा लो। क्या कर, गवर्नमेंट कुछ कम पगार नहीं देती, बहुत अच्छे पगार देती, और भी बड़ा पगार, हमें कोई इतराज नहीं।
तुम्हारी मांग हो तो चाहे उतना पगार देने को लगाएंगे, लेकिन बच्चों को बौद्धिक दृष्टिया उसको ऊंचाई पर कैसे जाएगा ये उसकी आपकी जवाबदारी है। आपने सिखाना पड़ेगा, आपने सिखाना पड़ेगा। और इसीलिए वो जो सुधा मूर्ति थी वो 1942 में कर्नाटक के इंजीनियरिंग कॉलेज में गई। वहां गए तो प्रिंसिपल बोला तुझे यहाँ एडमिशन नहीं दे सकता, यहाँ कोई भी लड़की अभी तक यहाँ नहीं आई, तो अकेली क्या करोगी? सब बच्चे 142 का कुछ बच्चे थे, इसमें से तू क्या करूंगी? वो बोली मैं पढ़ूंगी, मुझे एडमिशन चाहिए। पिताजी उसके साथ गए तो भी उन्होंने आग्रह किया और उसको एडमिशन मिला। पहले बाकड़े में बैठती थी, पीछे के बाकड़े के बच्चे वहां शाही छिपड़ाते थे, शाही, और वो बेचारी कागज से साफ करती थी, बचती थी। कोई लड़के थे उसकी जो छोटी रहती तो वो भी खींचते, कोई बच्चे उसके रेली में बाल में फूल भी डालते थे। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ना प्रिंसिपल करे शिकायत, ना माँ बाप करे शिकायत, बिल्कुल शिकायत नहीं की। लेकिन वो इतनी पढ़ी, इतनी अभ्यास किया कि जो बच्चे उसकी खेलना करते थे वो बच्चे उसके पाय पड़ने लगे, पैर छूने लगे कि हमको ये बताओ, हमको वो बताओ। ये ऐसा जो है, उन्होंने वह हिम्मत से, उनकी हिम्मत देखो, सभी बच्चे, अकेली लड़की। और एक नाम बोलता हूं, ध्यान में रखो, कमला भागवत सोहनी। कमला भागवत सोहनी का नाम है। वो इंदौर की थी, बाद में वो मुंबई में गई। तो 12 के बाद उन्होंने बेंगलोर के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्रवेश के लिए अर्ज किया। और वहाँ प्रिंसिपल कौन थे? जिनको 1934 में नोबेल पारितोषिक मिला, मालूम है? कोई बताएगा? बताओ। सुना नहीं? रमन होगा था बराबर। हाँ, VC रमन, CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, वो बोले उसको पारितोषिक मिला, नोबेल पारितोषिक। वो उन्होंने उनका अर्ज नामंजूर किया। हमारे पास संशोधन में पढ़ने में कोई लड़कियां नहीं, हम तुमको प्रवेश नहीं देंगे। वो तो उन्हें नकारता पोस्ट आया था। वो उनके पिताजी गए वहाँ, पिताजी के साथ वेंकट रमन जी को, उन्होंने चंद्रशेखर रमन जी को बोला उन्होंने कि मुझे आप प्रवेश नहीं देंगे तो मैं यहाँ सत्याग्रह करूंगी, यहाँ भूखा बैठूंगी, मैं वापिस नहीं जाने वाली। क्या हिम्मत है देखो, बहुत हिम्मत है। और फिर उसने इतनी उसकी आंख बनाई, उसने इतना किया कि वो 5 बजे से आना पड़ेगा सवेरे, रात 10 बजे तक रहना पड़ेगा, किसी पुरुष को बात नहीं करना चाहिए। और इसमें और कुछ उन्होंने शर्त रखी है। उन्होंने कहा मैं सब शर्त मान लूंगी, लेकिन एक मेरी शर्त है, मुझे 4 बजे से 6 बजे तक मुझे 2 घंटे चाहिए। तो बोले काय के लिए? मुझे टेनिस खेलने को लगा, मैं बहुत टेनिस खेलती हूँ करके मेरा शरीर मजबूत है। तो वो बोले किसके साथ? पुरुष के साथ खेलेंगे? वो बोली नहीं, पुरुष के साथ नहीं खेल, दीवार के साथ खेलूंगी, दीवार के साथ। वो पास हो गई। उसका उन्होंने दूध है, दूध, माता का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध,
ऊंट का दूध, गाढ़ों का दूध, इस पे संशोधन किया और उसके लिए इंग्लैंड के कुछ प्रोफेसर ने भी उसको बुलाया था। वो वहां भी जाके आई, उसके लिए उसको तो जाने आने का सब खर्चा भी मिला। तो ऐसी ही कमला भागवत जो पढ़े होंगे, जो भागवत पढ़े होंगे आपने, हमारे दुर्गा भागवत आने बाने के समय यशवंतराव चौहान स्टेज पे थे। कराड़ में महाराष्ट्र में साहित्य सम्मेलन हुआ, वो यशवंतराव चौहान के साथ उन्होंने जोरदार भाषण किया। और अभी हम यहाँ बानी है जो आपातकाल लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये उन्होंने वहां कहा कि बाद उसको अरेस्ट हो गई, जेल हो गया, वो बात अलग है। वो उसकी छोटी बहन थी, क्या उसकी छोटी बहन, वो इन्हें इतना दूध के बारे में जितना उन्होंने अभ्यास किया, संशोधन किया, तो उसका सत्कार करने के लिए तो डिपार्टमेंट के लोगों ने उस समय की पंतप्रधान इंदिरा जी गांधी से बोला कि अब उनका सत्कार करेंगे। उन्होंने कहा, लेकिन ये कमला ने बोला मैं उनके हाथ से सत्कार नहीं करूंगी। क्यों? तो आपातकाल का उनका सब मालूम था वो। अरे ये हिम्मत कहां से आई उनको? मेरे ख्याल से जो माध्यमिक में पढ़े, जो प्राइमरी में पढ़े, जो जूनियर कॉलेज में पढ़े, उनको शिक्षकों ने कहीं न कहीं ये बात समझाई, कहीं न कहीं ऐसे उदाहरण बोले तो एक प्रकार के बच्चों को हिम्मत आती है, उसको प्रेरणा मिलती है और वो प्रेरणा से वो अच्छा अभ्यास भी करता है और अच्छा काम भी करता है, ऊपर जाएगा। उनकी बौद्धिक शक्ति बढ़ाना है, अभी कुछ नहीं करना। जो हमारा भौतिक विकास हो रहा है, हमारा राष्ट्र मजबूत करना है, शक्तिशाली करना है, तो हमारे इधर ज्यादा ब्रिलियंट लोग चाहिए कि जो इजराइल के पास थे और आज भी है। मालूम नहीं होगा इजराइल का, अरे आपने के बाद में अपना स्वतंत्र 47 में हो, 48 में हुआ। और क्यों हुआ? वो जो जू समाज है, वो जू समाज 2000 साल उनका जो भूमि थी वो किसने हड़प की, वो भूमि से बाहर गए, विश्व के अनेक गांव में गए और रोज एक ही प्रार्थना करते थे, आज मैं यहाँ प्रार्थना करूं बीकानेर में, मैं कल हमारे भूमि में प्रार्थना करूंगा कि जाऊंगा। ये उनकी मनस्थिति थी, 2000 साल तक रहा देखा। वो जो उनके मन में वही थी, जो अटकल थी। अतः उसके बाद वो स्वतंत्र हुआ। इजराइल का आप सब पढ़ो, आपके ध्यान आएगा कितना ताकतवर है। 3 देश है अरब बाजू में, एक बाजू में समुद्र है। उसका विमान लेके जाते तो 7 मिनट में बमबार्डिंग करके वापस आता है, केवल 7 मिनट में, ज्यादा नहीं लगता। ऐसे लोग, हमारा राष्ट्र मजबूत करना है तो हमें ऐसे लोग तैयार करना चाहिए, ऐसे नागरिक तैयार करना चाहिए, ऐसे विद्यार्थी तैयार करना चाहिए। ये सही शिक्षा है। सही शिक्षा हम इसको मानेंगे। एक बार और बोलता कि सही शिक्षा बिगर कॉपी की दोनों परीक्षा देता है, वो सही शिक्षा प्राप्त करता है। तुम सोचो, अभी केंद्र सरकार ने नशाबंदी का 2 साल का प्रोग्राम दिया, नशाबंदी। उसके बाद भी उन्होंने राजस्थान सरकार ने टीबी मुक्त राजस्थान,
वो भी घोषणा की टीबी मुक्त राजस्थान। कई सालों से ये भी आएगा, कॉपी मुक्त परीक्षा। कॉपी मुक्त परीक्षा, इतनी उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना है आपने। सभी ने कोशिश करा, जो गए तो गए। अरे भाई जो अभी आ रहे उसको तो पढ़ो, उसको तो पढ़ो। और मुझे स्वामी केशवानंद जी के एक शिक्षा संत यहाँ कहते थे, उनके बारे में भी मेरे पास बहुत मालूमात है। वो तो सन्यासी थे, उन्होंने तो बहुत अच्छा यहाँ कमाई की। लेकिन ये शुरू के जो लोग थे, अरे भीख मांगकर इन्होंने ऐसे स्कूल शुरू किए, ऐसे विद्यालय शुरू किए, भीख मांगने। खुद खिसे में जेब में से दिए होंगे। राजस्थान में जमीन दी राजो महाराजों ने, लेकिन बहुत सारे, मुझे याद है मदन मोहन मालवीय जी का। मदन मोहन मालवीय जी का मैंने पढ़ा, तो वो पैसे कहाँ से चुकाते थे? भीख तो मांगते, लेकिन वो प्रेत यात्रा होती, अंत्य संस्कार को लेके जाते, उसके पास पैसा फेंकने की कई पद्धत है। हमारे महाराष्ट्र में भी शायद इधर भी होगी, तो उसके प्रेतों पे पैसे भी फेंकते हैं। तो हमारे मदन मोहन मालवीय ने स्वयं वो बेचे और वो इकट्ठा करके स्कूल को दिए। क्या दिल होगा, ये समझेंगे कि नहीं हम? और ये जो समझेगा वही स्कूल में आगे बढ़ाएगा। और ऐसी स्थिति में आप सभी ने कोशिश करना, और हमारे यहाँ के सभी प्रोफेसर, हमारे कुलगुरु, इनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपना निकाल अच्छा लगे, बच्चे बच्ची बहुत अच्छी कर्तृत्ववान बने, वो जीवन में सक्सेस हो, ऐसा उनका शिक्षण करना है, जीवन में सक्सेस करना है। तो ये शिक्षा दो। इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान।